तो हम लोग डीपीपी देख रहे थे, हमको देखना था डीपीपी 1। लाओ वो दे दो, एकदम कोरी है ना, अनमार्क्ड, सो नाइस। तो भैया फोर्थ वाला देख रहे थे हम लोग। यहां क्या दिया हुआ है, पार्टिकल का मास दैट इज 30 ग्राम्स, यानी 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। ओके, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको दिया गया है 3t - 4t² प्लस t³। अब आपको वर्क डन निकालने के लिए कहा गया है फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, देखो वर्क डन के लिए हमें फॉर्मूला क्या क्या चाहिए रहता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो जब मैं t की वैल्यू 0 डालूंगा, एट t इक्वल्स टू 0, नहीं मगर मुझे टाइम के लिमिट्स लगेंगे, छोड़ो डिस्प्लेसमेंट से काम ही चलेगा। देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू, फिर मेरे पास जो आता है फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx आता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये आपको कैसे पता चला कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx मतलब लगेगा। हो सकता है कि आप वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स का सादा वाला फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय x2 - x1 लगा के भी हो सकता होगा, तो नहीं होता। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब इसका 2 बार डेरिवेटिव लेंगे आप, एक बार डेरिवेटिव लो 3 - 8t प्लस 3t², ये क्या बना, वेलोसिटी। एक और बार डेरिवेटिव लो तो -8 प्लस 6t, यानी कि 6t - 8, ये क्या बना, एक्सेलरेशन। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन आपको क्या नजर आ रहा, फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम ये जानते हैं कि बात फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। और आप अगर जानते हैं कि ये फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला x2 - x1 आप नहीं लगा सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब लगता है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। और हमने अभी अभी देखा कि भैया एक्सेलरेशन वेरिएबल होने के कारण फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो अब बोले अब बचा क्या, तो बोले अब अपने को ये वाले मेथड से करना पड़ेगा, है ना। फिर यहां गाड़ी आके अटकती है, अरे सर ये इसका कैसा करेंगे, dx तो नहीं है हमारे, मतलब dx अगर आया तो आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x रखना पड़ेगा। अगर dx है तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x रखना पड़ेगा, मगर यहां फोर्स जो है वो तो एज अ फंक्शन ऑफ t आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ t है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन काय में है, t में है। अगर मास से मल्टीप्लाई करो तब भी कौन सी इक्वेशन काय में आएगी, t में जाएगी, मगर फोर्स की इक्वेशन तो t में आ रही है। मुझे जरूरत काय की है, फोर्स की इक्वेशन काय में चाहिए, x में चाहिए। तो ये मतलब अपन कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा देखो अपने पास एक फॉर्मूला है v = dx/dt। बोले हाँ ये तो जानते हैं हम लोग, मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। तो फिर dx को क्या लिख सकते हैं, तो बोले आप v × dt लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल सही है। तो बोले अब क्या होगा, फिर वर्क डन का जो फॉर्मूला है, आप एक काम ऐसा करो, इंटीग्रेशन ऑफ f × dx की जगह v × dt डाल दो, v × dt डाल दो। f को जैसे कि आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v इंटू dt, है ना, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ऐसा है कि अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो चुका है, तो यहां लिमिट्स भी किसके आएंगे, फिर टाइम के आएंगे, t1 to t2, है ना। यहां पर देखो काय में था, x में, तो भैया मुझे यहां x के लिमिट डालना पड़ता था, मगर ये भी टाइम का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो t1 to t2। अब ये मास को करो बाहर, है ना, एक्सेलरेशन v अंदर रह जाएगा। अब पूरा इसको इंटीग्रेट करो विद इन द टाइम लिमिट t1 to t2। अब देखो वैल्यूज डालना शुरू करते हैं अपन। m का वैल्यू क्या है, तो बोले 30 × 10⁻³ अच्छा, टाइम का लिमिट्स क्या है, 0 to 4। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बन रही है, 60 - 8। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन रही है, 3 - 8t प्लस 3t² इंटू dt। चलिए फिर अब इसको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते अपन। तो मैं यहां लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 30 × 10⁻³ 0 to 4
अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 6 ज़ा 18t माइनस 3 8 ज़ा 24, फिर अब माइनस 8t को इधर करो, 6 8 ज़ा क्या होता 48, तो माइनस 48t का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 64t। अब इसकी बारी आई, 3 6 ज़ा 18t का स्क्वायर और 3 8 ज़ा 24 माइनस 24t का स्क्वायर इंटू dt। तो भैया इतने सारे टर्म्स आ गए अपने पास। अब इन सारे टर्म्स का क्या करना पड़ेगा अपने को बेटा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, एक एक करके सभी का अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो लिमिट्स के साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैं ये वैल्यू डालूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उनका इंटीग्रेशन ले लेता हूं, 30 इंटू 10⁻³ -3, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो बोले वो तो आएगा 18t² माइनस 24 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो बोले 24t माइनस क्या आएगा 48t³ प्लस 64t² प्लस 18t³ माइनस 24t³ और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 4, है ना। अब उसके बाद आप ये वैल्यूज डालेंगे, इसके आगे का आपने घर पे करना, इसको वैल्यूज जब डालेंगे अपन इसके अंदर कि 4 की वैल्यू 0 तो डालेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो बस इसमें 4 की जब वैल्यू डाल के आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका जो आंसर है वो कितना था अपना 5.28 था ना, ए ऑप्शन। हाँ, तो फाइनल आंसर तब जाके आपको मिलेगा 5.28 जूल्स। ठीक है, ये आएगा। इसका एक और इजी मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, है ना, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी आपको हुआ नहीं है ना, मगर मैं आपको बता सकता हूं अभी कैसा। थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को लेकर डिस्कशन किया था कि मैंने कहा था एक आगे जाके वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा आपको, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी मास इनटू हाफ ऑफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब तुम क्या करो, हाफ ऑफ m को कॉमन निकालो बाहर, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर हाफ ऑफ m। अब करना क्या है बेटा अपने को, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अपने पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी उसमें t की वैल्यू 0 डालो। अपने पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी उसमें t की वैल्यू 0 डालो, तो वो आपको क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी। और फिर उसके बाद अपने को कौन सा टाइम था, कितने टाइम में बोला गया था, 4 सेकंड में। जब आप t की वैल्यू 4 सेकंड्स डालोगे, अमजद इतनी जोर जोर से क्यों बात करें लोग, जब t की वैल्यू 4 सेकंड्स आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। आई बात समझे। तो इस तरह से आप यहां पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये मेथड लिख लो, आप दोनों ट्राई कर लेना घर पे बाकी का। अमजद
हो गया लिखना? चलिए 7th वाले पे बढ़ते हैं फिर। सेवेंथ वाला क्या कहता है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 15 किलोग्राम। तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे जिसका मास 15 किलो है, जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 है। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द मोशन इज, तो n इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, तो उसमें उसका वर्क डन क्या होगा? देखो यहाँ पर तो कैसा है, ये भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो सकता है। बट हम लोग इसको जो वर्क एनर्जी थ्योरम तक तो अभी गए नहीं हैं, तो सादे मेथड से ही करके बताता हूँ मैं आपको। अब देखो फोर्स की वैल्यू जो है 5 न्यूटन दी गई है, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अब फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब अपन वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स का सादा वाला फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं। फोर्स का तो टेंशन नहीं, फोर्स तो डायरेक्टली दिया हुआ है अपने को, है ना। डिस्प्लेसमेंट का टेंशन है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला में वह है अपने पास कि भाई हम लोग ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। ओके, उसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या? अच्छा, ये निकलेगा, ये मास, फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो भैया अगर मुझे एक्सप्रेशन चाहिए तो फोर्स को मास से डिवाइड करो, कितना आता देखो, F/m, तो 5/15, 5/15 कितना हो रहा? 1/3, है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो जा रहा है 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस a/2, तो जो कि कितना है 1/3/2, 2 टाइम्स ऑफ कितने सेकंड की बात किया उसने? 1 सेकेंड। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/6, 4 - 1 यानी कि 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है बेटा? 1/2 मीटर्स है। तो हमने कहा कि फर्स्ट सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1/2 मीटर्स होगा। तो फिर हमारा वर्क डन क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितने का है? 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? 1/2 का है, तो जो कि होना चाहिए 2.5 जूल्स होना चाहिए इसका आंसर। आंसर क्या है इसका? कहाँ पे? 2 1 2, अच्छा हाँ 1 आएगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जा रहा, फिर ये 1/6 आएगा, 5/6 होगा, फिर ये 1/6 और ये हो जाएगा 5/6 जूल्स। 5/6 जूल्स कौन सा आ रहा? सेकंड ऑप्शन ना, इस तरह से आएगा, फिर ये 5/6 जूल्स रहेगा आंसर। सिमिलर मैनर में कुछ आपको 8th वाला भी करना है। आपको मास दिया हुआ है और आपको साथ में डिस्प्लेसमेंट दिया है, और तो फिर उसने बोला वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इज।
बॉडी ऑफ मास 6 kilograms which causes displacement which is given by, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है अपने को t² / 4 meters, जहाँ पर t टाइम है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन t = 2 सेकेंड क्या होगा? अब चलो ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स एट t = 2 सेकेंड्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि भैया ये जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा। जैसे एक बार मैं डेरिवेट करता हूँ वेलोसिटी, तो क्या रह जाएगा 2t/4 मीटर्स। एक और बार डेरिवेट कर तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन 2/4 मीटर्स, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक और बार डेरिवेट करने पे 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बता मुझे कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला फिर अपन क्या लगा सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो फोर्स तो भैया क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना है 6 किलो का, एक्सेलरेशन कितना है 1/2 का, डिस्प्लेसमेंट t²/4। अपने को कब का चाहिए डिस्प्लेसमेंट? 2 सेकेंड का। तो t की वैल्यू 2 सेकेंड्स डालो यहाँ पर। एट t = 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो भैया 2² / 4 यानी कि 1 मीटर आ रहा हो, तो 1 आ रहा हो, तो आंसर में 3 जूल्स आना चाहिए इसका, है ना। डी ऑप्शन आना चाहिए, दैट्स द आंसर। फिर आई बारी 10th की। फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर F = 3i कैप प्लस cj कैप प्लस 2k कैप माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर वर्क डन 6 जूल है तो c की वैल्यू क्या है? बहुत आसान है। तो वर्क डन आप जानते हैं इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की वैल्यू हमें 6 जूल दी गई है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करो, 3 × -4 -12 प्लस 2 × c, तो 2c, 2 × 3 तो बोले 6। अब आगे क्या? ये -12, देखो ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो जाता, तो कुल मिला के हो जाएगा 0। -12 को उधर लेके जाओ, तो +12 = 2c, तो c = 6 यूनिट्स। फिर 11th वाला, ये तो बहुत आसान है। F = cx दिया हुआ है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है फॉर द लिमिट x = 0 to x = x1। ये तो बहुत आसान है यार। तो देखो कैसा है, इक्वेशन को देख कर ही पता चल रहा है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स क्या है? फंक्शन ऑफ x है। नंबर है कि खाली नहीं, उसमें x आ गया ना, तो भैया फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है? वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल रहा तो अपन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते? इंटीग्रेशन f(dx). तो मैं कहूँगा भैया वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन f(dx). इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है? 0 to x1। f की इक्वेशन क्या है? वैल्यू क्या है? cx × dx। c तो कांस्टेंट है, x dx 0 to x1, तो भैया ये क्या हो जाएगा? x² / 2 0 to x1। देखो वर्क डन, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये 2 आ जाएगा c
x1 का स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन। थर्टींथ वाला, मुझे लगता है थर्टींथ वाला आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एग्जैक्ट 8 के जैसा ही है वो, है ना। बस वहाँ पर वैल्यू का इक्वेशन का फर्क है, वहाँ t²/4 था, यहाँ t³/3 था। नहीं, थोड़ा सा अलग आएगा इसका क्योंकि वो वेरिएबल आएगा उसमें, हाँ कांस्टेंट नहीं जमेगा, वो वेरिएबल से करना पड़ेगा उसको, चलो लेना पड़ेगा अपने को क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहाँ पर 13th वाला, और बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम दिया गया है और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है t³/3। वर्क डन निकालना है पहले 2 सेकेंड्स में, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो देखो भैया, अब ऐसा है, थोड़ा इक्वेशन को देखकर ही पता चल गया कि कांस्टेंट फोर्स वाले से नहीं होगा। बोले कैसे? क्योंकि 2 बार अगर डेरिवेटिव लिया मैंने, एक बार 3t² होगा और एक बार 60 होगा, तो t रह जाएगा उसमें। अब अगर t रह गया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। फिर अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर वो अपने को भैया वो इंटीग्रेशन अपने को f(dx) से करना पड़ेगा, है ना। चलो लिख देते हैं अभी का। तो मैं चलो सबसे पहले वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगा, तो 3t²/3, 3 कैंसर, t²। एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या रहेगा, बोले वो ट्वाइस t रहेगा। तो देख कर ही पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो बोले अब वर्क डन कैसे निकलेगा, तो बोले इंटीग्रेशन f(dx). फिर आपने दुविधा आ गई, बोले सर ये dx को क्या लिखेंगे, तो बोले v/dt लिखना पड़ेगा इसको, v/dt, है ना। ठीक है। अब ऐसा है, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो फोर्स की तो वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन रहेगी, मास इंटू एक्सेलरेशन v/dt, है कि नहीं। तो मास को करो बाहर, और हाँ टाइम की लिमिट्स डालना पड़ेगा t1 to t2। जब dx था तो आपको x की लिमिट्स चाहिए थे, मगर यहाँ पर टाइम की लिमिट्स दिए हुए आपको t1 to t2। तो भैया फिर अब देखो वैल्यू डाल के, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या रहेंगी, ट्वाइस t। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, t² इंटू dt। और टाइम की लिमिट्स क्या है, 0 to कौन सा सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स, है ना। चलो करो फिर, सॉल्व करो। देखो ये तो 2³ हो जाएगा, 2t³। तो आपका जो वर्क डन है, मास की वैल्यू डालो 3 किलोग्राम, और वो 2t³ हो जाएगा। 2t³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2t⁴/4। लिमिट्स आ जाएंगे आपको 0 to 2, 1 ज़ा 2 ज़ा 3/2, t⁴ 0 to 2, 3/2, 2⁴ माइनस 0⁴। 2⁴ कितना होता है, 16। तो 3/2 इंटू 16, 24 जूल है किसका आंसर, डी ऑप्शन। हाँ 24 जूल है। और इसी प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं आप, है ना। बोले वो कैसा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन जो होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। m आपके पास है, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो बोले हाफ ऑफ m कितना है, 3 किलोग्राम। वेलोसिटी की इक्वेशन है t², है ना। जब t की वैल्यू 2 डालोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ 3, 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा कितना, नहीं मगर कम अलग आ रहा वैल्यू तो, 4 क्यों होगा, अच्छा t² है उसकी वैल्यू, उसका स्क्वायर होगा, है ना। t² का स्क्वायर है वो, तो t की वैल्यू, अच्छा एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। t = 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या आ रही, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ रही।
तो 4 आएगा यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। हाँ अब देखो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 24। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आया और ये आया आपका वेरिएबल फोर्स वाले से। आगे जब आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम आप ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी से सॉल्व करेंगे। अभी टाइम है उसको आने बाकी अभी, मगर एक बार जब ये आपको पता चल जाएगा पूरा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, आप खुद ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी से सॉल्व करेंगे। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर का। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड आते हैं, है ना। कहीं पे भी जैसे आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है, तो आपको ये मालूम है डिस्प्लेसमेंट से क्या निकलता, वेलोसिटी, है ना। अगर वेलोसिटी निकल गई तो चांसेस है कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगा, है ना। या क्या इतनी भोली सी सूरत बना के बैठा हूं आप, तबीयत खराब दानियाल। चला वो इतने इससे हो रहा हो मासूम सूरत बना के, मालूम अंदर कितना शैतान है। ले बेटा किसका दोस्त है वो, जा खुल दरवाजा। दरवाजा बंद करके चलो। एक तरीके कुछ इस तरह का कर्व आपको दिया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन इज एज शोन इन फिगर। In one dimensional case, the work done by the force in displacing it from x is equals to 1 centimeter to x is equals to 5 centimeter. 1 से लेकर 5 तक के जो है वर्क डन कैलकुलेट करना है। रिमेंबर सिर्फ आपको 1 से लेकर 5 तक का चाहिए, मतलब इतना रीजन, है ना। तो बहुत आसान है, यहाँ तो 1 2 3 4 रेक्टेंगल बनते हैं। इसका एरिया क्या आएगा, सबसे पहले ये एरिया को पकड़ते हैं अपन A1। इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो ये कितना होगा 1 का और ये कितना होगा 10 का, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। ये एरिया कितना रहेगा, लेंथ कितने का है 1 का, ब्रेथ कितने का है 20 का, तो ये रहेगा अगेन 20 यूनिट्स। अच्छा ये एरिया कितना है, तो बोले भैया ये -20 यूनिट्स, -20 यूनिट्स। और ये एरिया कितने का है 10 यूनिट्स। आंसर 20 जूल है क्या इसका। तो वर्क डन क्या होगा A1 + A2
प्लस A3 प्लस A4, 10 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 10, तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा 20 जूल्स। सॉरी अर्ग्स, CGS में ना सबके सब CGS में, तो अर्ग्स लाइए बेटा, ये लीजिए, वो ये चलिए, अपन ने लास्ट टाइम सिर्फ एनर्जी का देखे थे, अब आगे बढ़ेंगे। वो सो concept of kinetic energy, energy possessed by a body by virtue of its motion is called as kinetic energy. ठीक है ना, तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी मोशन के वजह से किसी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं भैया, वो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कि अगर भाई मान लो कि एक बंदूक की गोली है अपने पास, है ना, हाँ, अनलेस मैं एक साउथ इंडियन हीरो ना हूँ, है ना, अगर मैं उसको हाथ से ऐसा फेंक के मारूंगा कांच पे, है ना, जस्ट ऐसी कांच छोड़ दीवार पे मारूंगा, है ना, तो मैं अगर दीवार पे ऐसा फेंक के मारूंगा तो दीवार को कुछ भी नहीं होगा, अनलेस अपन साउथ इंडियन हीरो नहीं, कि साउथ इंडियन हीरो कुछ भी कर सकता है ना, वो यूं करके मारेंगे पूरी दीवार गिर जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, वो फैक्ट्स को अपन अलग रखते हैं, कभी और रिसर्च करेंगे। तो अभी फिलहाल हम कहते हैं कि वही बंदूक की गोली को अगर मैं गन में लोड करके मारता हूँ तो मैं देखता हूँ काफ़ी हद तक कि वो दीवार के अंदर छेद हो जाता है, सम सॉर्ट ऑफ वर्क हो जाता है। तो मैं बोलूँगा भैया ये इसमें इतनी कैपेसिटी आई कहाँ से, तो आप बोलेंगे उसके पास वो जो स्पीड दी है ना उसकी वजह से आ गई उसके अंदर कैपेसिटी, है कि नहीं। तो बोले भैया कोई भी चीज़ अगर मोशन में होने की वजह से अगर कोई इस तरह का वर्क हो जाता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है तो उसके पास एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए डेफिनेट ऐसे ही किया गया है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब उसके मोशन के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी आता है बट हमको नहीं जरूरत है उसके डेरिवेशन की, हम लोग जानते ही ना फिर, है ना।
तो हाफ ऑफ mv² इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना। अब ऐसा है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, मगर ये फॉर्मूले में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये फॉर्मूला तब तक सही है जब तक आपकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा छोटी है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू, दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ तभी, v इज वेरी मच लेस देन c, है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी सही है जब वेलोसिटी आपका स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा छोटा है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, ये फॉर्मूला जो मैकेनिक्स में अक्सर लगाते रहते हैं, हाफ ऑफ mv², सर हम तो बिना सोचे समझे उठे उठे लगा देते हैं। तो बेटा सही है आपका, क्योंकि यहां पर क्या है, दुनिया में सारी चीजों की जो स्पीड है लाइट से तो बहुत ही ज्यादा कम है ना, है ना। लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट की स्पीड यही है ना। अब भैया हम जाते क्या, उसकी आधी से भी स्पीड से जाते क्या, 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। बोले सर मैं बालापुर जा रहा था, मैं 1.5 लाख किलोमीटर एक पर सेकेंड की रफ्तार से पहुंच गया, पता चला वो मैं 0.001 सेकेंड के अंदर ही पहुंच गया वहां पर। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं, इतना तो साला सोच में भी नहीं पहुंचता जल्दी इंसान, है कि नहीं। तो भैया वही है कि हमारी दुनिया में कोई भी चीज जो है इतनी स्पीड से नहीं चलती है, इसीलिए फॉर्मूला इतना ही नहीं है। बट इफ सपोज चलने लगे तो क्या, है ना, इफ सपोज चलने लगे तो क्या हो जाएगा। तो आइंस्टाइन साहब ने इसका फॉर्मूला दिया, है ना। तो भैया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमको पता ये चलता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड v कंपैरेबल, मतलब कंपैरेबल है भैया, उससे बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, टू स्पीड ऑफ लाइट कैन बी गिवन एज, तो उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा mc² अपॉन √1 माइनस v/c² माइनस mc², ये फॉर्मूले से दिया जाएगा। अब ये फॉर्मूला का जन्म कहाँ से हुआ, असल में आइंस्टाइन का एक थ्योरी था, उसमें अनुसार कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव मास है वो मोशन में बदल जाता है। मतलब कैसे समझानी, एक पार्टिकल है, न्यूटन साहब का क्या कहना था कि एक पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, इसका मास क्या आ रहा है, मान लो कि 10 किलो आ रहा है, और वो अगर स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो बोले उसका मास क्या आएगा, तो न्यूटन साहब का कहना था अभी भी 10 ही किलो रहेगा, है ना। मगर, है ना, आइंस्टाइन साहब ने वो मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिए ना, कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, है ना। तो जब आप किसी पार्टिकल को रेस्ट पे है तो उसका मास 10 किलो है, मगर जब वो मोशन में आएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागेगा तो उसका रिलेटिव मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी का है, आपने जो एनर्जी दी है वो क्या में कन्वर्ट होगी, मास में। तो उस पर से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। मगर अच्छी बात ये, इस फॉर्मूले का हमें डिटेल एनालिसिस नहीं है अभी फिलहाल, है ना, बस इतना है छोटे फुटक, बस क्या है, आपको इंट्रोडक्शन आ गया, इनफ है। हाँ, एक आध बार ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जेई में, नीट में नहीं है कि नहीं। ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया कौन सा है। जैसे मान लो कुछ इसने बोल दिया, क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, या फिर उससे बोला मूविंग एट अ स्पीड 3c हाफ c, ऐसा कुछ बोलता है, वह c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब जैसे ये आ गया कि आपने देखा वेलोसिटी कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तो अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना, वो वाला लगेगा। आया ना समझ में, कहेगा नहीं, तो ये लग रहा है शायद से v बड़ा आएगा इस वजह से, नहीं v छोटा ही रहता है इसमें, है ना। अगर बड़ा भी आया तो उसने इसके अंदर नहीं, छोटा ही रहेगा उसके अंदर, v जो है कंपेयर उससे छोटा ही रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट से बड़ा कुछ जो भी है ना, यूनिवर्स का क्या यूनिवर्सल रूल की स्पीड ऑफ लाइट से कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ये तो बस एक एग्जांपल ले लिया मैंने 3 से, है ना। चलो हुआ ये,
ओके, अब आएगा अगला हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला देखने जा रहे हो, आप लोग ने इससे पहले भी देखा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? अब अक्सर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से देखने वाले हैं। देखो कैसा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? तो बोले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, हाँ बोले बचपन से जानते हैं। बचपन बोले तो कितने बचपन से? 2-3 साल पहले से, है ना। तो बोले भैया इतना भी नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब करना क्या है, उसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। चलो करते हैं, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम लिख सकते हैं आप उसको, है कि नहीं। अब मैं कहूंगा कि देखो भाई लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मास और वेलोसिटी का पावर कैसा आएगा? सेम। तो बोले बिल्कुल सही। तो मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं? हाफ ऑफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी। कितना है एम वी? कितना है? तो बोले वो मोमेंटम पी के बराबर है। तो बोले भैया ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा आपका? पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। तो दिस इज इट, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया, ये नया वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ आपने वेलोसिटी, और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये इधर का पार्ट हो गया ना। चलो वाह, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले व्हेन मास इज कांस्टेंट, मान लो कि आपका मास जो है वो कांस्टेंट है, तब क्या? तो तब देखो कैसा रहेगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं, तो मैं देखूंगा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो मैं देख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से आएगा वो, है ना। ये अगर इस तरह से आएगा, क्यों? क्योंकि भैया आपको याद होगा वो इस तरह का ग्राफ बनता है इसके अंदर। ये जब अपन ने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़े थे तो मैंने आपको सारे बताया था कि किसी इक्वेशन पे ग्राफ कैसा बनता है करके, है ना। तो आपने देखा कि भैया ये पैराबोलिक कर्व है कि नहीं। तो इस तरह से, और अगर सपोज करो मैं करता हूँ कि भैया अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ क्या आएगा। तो भैया आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ क्या रहेगा। तो भैया देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ इस तरह से रहेगा, अगेन इसी तरह से। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगेन मोमेंटम के स्क्वायर को कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
है ना। अब ऐसा है दूसरा ग्राफ क्या है कि भैया व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मान लो वेलोसिटी आपका कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, और आपसे पूछा गया है मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का। अब वो फॉर्मूले पे नजर डालो, पहले वाला हाफ ऑफ mv², उसमें कांस्टेंट कौन है, वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी मास को कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं बोलूंगा देखो भैया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा मास को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा रहेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन रहती है और कुछ नहीं होता है ना। याद होगा अगर आपको y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ जो रहता है ना, ये स्ट्रेट लाइन आता है यहाँ पर सीधा, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता। आप पुराने लेक्चर्स देखिएगा ग्राफिकल एनालिसिस, उसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। फिर उसी तरह से अगर मैं बोलूँगा दूसरा जो तीसरा फैक्टर ये आता कि व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर मान लो कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है तो क्या, तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो p और m का मुझे ग्राफ चाहिए। तो देखो जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मैं देखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या नजर आ रहा, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो फिर ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक कर्व, इन्वर्स रिलेशन का आता ना हाइपरबोलिक कर्व। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ कैसा आएगा, तो फोकस इस बात पे करना है कि कौन कांस्टेंट कौन है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये ग्राफ है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ है ना। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है अपने को, ठीक है, लिख लो। चलिए फटाफट, हुआ बेटा जल्दी, ऊपर का हो चुका हूँ ग्राफ। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। पहले एकदम शुरू में इजी इजी लेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। Two masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy.
the ratio of magnitudes of their respective momenta is first option 1:9, second option 9:1, third option 1:3, and the last option 3:1. Okay. तो दो मासेस आपको दिए गए हैं। एक मास आपको दिया गया है 1 ग्राम, दूसरा मास आपको दिया गया है 9 ग्राम। काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम हो रहा है वो, तो भैया मोमेंट द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर मोमेंटम क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं अच्छे से, p²/2m, देयरफॉर p1² of m1 is equals to p2² of m2। ये हो जाएगा कैंसल। देखो p1² p2² is equals to क्या रहेगा, m1/m2। देखो p1/p2 is equals to √ m1/m2। देखो p1/p2 is equals to √ m1/m2 क्या आएगा, 1/9, यानी कि क्या आएगा 1/3। तो वही आ गया आपका आंसर, p1/p2 इज इक्वल्स टू 1/3। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। आया समझ में आपको? सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था उसमें, मासेस दिए गए थे, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला गया था, मोमेंटम का रिलेशन पूछा था, तो हमने काइनेटिक एनर्जी सेम बोला, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डाल के इक्वेट किया आपने। फिर बाद में क्या है, मोमेंटम को एक जगह ले लिया, मासेस को एक जगह ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर आ गया आपका। बहुत इजी वाला था ये। A 300-gram mass has a velocity of 3i cap plus 4j cap meter per second at a certain instant. What is its काइनेटिक एनर्जी? उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 135 जूल, सेकंड ऑप्शन 2.4 जूल, सॉरी 1.35 जूल है ना, 3.75 जूल, और चौथा ऑप्शन है 7.35 जूल। अब ऐसा है कि इसमें वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब सारा काइनेटिक एनर्जी में तो कहीं पे भी कोई फॉर्मूले में वेक्टर आता नहीं है ना, ½mv², तो कोई बात नहीं ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो। या फिर एक चीज़, अगर आपको वेक्टर चैप्टर पढ़े होंगे, आपको याद होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू a² होता है ना, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू a² होता है। ये वेक्टर चैप्टर में जब अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तब की बात है ना। अगर ये इससे कर सकते तो इससे करो, या फिर सिंपली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, उसका स्क्वायर ले लो, बात खत्म है। कि मैग्नीट्यूड लेना याद है ना, कि भूल गए कि कोई भी अगर रहा, मान लो वेक्टर एक्स r इज इक्वल टू एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना तो आता है ना तो फिर याद क्यों नहीं आ रहा अच्छा तेरे को याद आ गया था। चलो करो फटाफट, बताओ क्या आएगा आंसर, जब तक मैं यहाँ दूसरा प्रॉब्लम लिखता हूँ। Option C 3.75 joule. Yes, I think correct. 0.8 kilogram has initial velocity 3 I cap minus 4 J cap meter per second and final velocity minus 6 I cap, so not I cap, J cap per second. Find the change in kinetic energy of the body. First option 0 joule, second option 2 joule, 4 joule, 6 joule। तो चलिए देखते हैं इसे। जैसे कि मैंने कहा, एक तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेके करो या फिर उसके मैग्नीट्यूड को निकाल के स्क्वायर करो उसका। भाई सर समझा नहीं कैसा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, यानी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो उसका, खुद के साथ। अब देखो वेक्टर वी इज इक्वल टू क्या है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर एक और बार वेक्टर वी लिखूंगा तो क्या आएगा, वही चाहेगा, और क्या आएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो भैया ये हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ एम, एम कितना है 300 ग्राम, 300 ग्राम यानी 300 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी कितना आ रहा 25। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक वो आ जाएगा आपका 3.75 जूल्स, है ना। या फिर सिंपली क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, मतलब वही होता है वो 25, जो कि क्या आएगा 5, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको मालूम है 5 देता। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करता तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आता, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना। हाफ ऑफ एम, एम की वैल्यू है अगेन 30 इंटू 300 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। आप वो उससे मेथड से करो, तभी आंसर सेम ही जाना है, ठीक है ना। आपकी चॉइस, आप कौन सा मेथड से करना चाहेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के करो या फिर मैग्नीट्यूड से लेके करो, एक ही आंसर आने वाला है। फिर ये वाला बताऊं मुझको करके।
कौन सा 6 जूल्स, यस करेक्ट। चलो पहले तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड क्या रहा पहले वाले का, v1 की वैल्यू क्या आ रही, वेक्टर v1 जो है 3i कैप माइनस 4j कैप आ रहा है ना। तो v1 कितना आएगा फिर 5 मीटर पर सेकेंड। वेक्टर v2 कितना है बेटा माइनस 6i कैप, सॉरी नॉट i कैप, j कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा फिर v2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा 6 इज 36 प्लस 4 मतलब ये हो रहा है अंडर रूट ऑफ 40 आ रहा है ना, ये अंडर रूट ऑफ 40 आ रहा है ना, अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है डेल्टा के, तो हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ m कितना है बेटा 0.8, v2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर यानी कि 40 माइनस v1 का स्क्वायर यानी कि 25। अच्छा 40 में से 25 गया कितना रहेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करो 6 हो जाएगा। इधर का हो गया। If the momentum of a body is increased by 0.01%, its kinetic energy will increase by, first option is 0.01%, second option is 0.02%, third option is 0.04%, and the last option is 0.08%. कितना आएगा 0.01। यल्लस म्हणतात पुढचा पार्ट आणि मागच्याचा पार्ट है ना, तुम्हाला तर पुढचा पण पार्ट नाही आणि मागचा पण क्या पार्ट नाही। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, परसेंटेज एरर कुछ याद आया है ना, वो पावर से मल्टीप्लाई करते अपन है ना। %0.02%, यस करेक्ट है ना। तो अगर आप देखेंगे हम जानते हैं कि भैया यहां पर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो वो है +0.01%। भैया परसेंटेज इन चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम बढ़ाया गया है 0.01% से। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा
तो सिंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। मास तो यहां कांस्टेंट है ना, मास बदला क्या, मोमेंटम बदला। तो भैया यहां पर मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज परसेंटेज चेंज इन पी स्क्वायर। पावर को नीचे लाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अब क्योंकि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 0.01%, तो वो हो जाएगा 0.02%। सेकेंड ऑप्शन। कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। फालतू पना नहीं। ऑप्शन ऑप्शन सी। मैं वही तो बोला, कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। याद करो एक चीज, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम 50% के साथ मैंने सॉल्व करा के दिया था आपको। मैंने उसमें बताया था द मोमेंटम ऑफ आवर बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, और उस वक्त आप लोग ने, सब लोग ने तकरीबन कहा था इसका आंसर 100% आएगा, है कि नहीं। मगर उसका आंसर 100% नहीं आता। आप डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये जो आपका मेथड है ना, ये पावर से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे, ये एक असल में अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। इससे एक्यूरेसी वो कैसा, चेंजेस बहुत छोटे छोटे है ना, तो यहां चल जा रहा था ये कि भाई डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई कर दे रहे। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो अब इसमें कैसे करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ याद आया क्या, है कि नहीं। अब अपने को किस चीज का परसेंटेज एरर पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, है ना। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे जो दिया गया है डेटा काइनेटिक एनर्जी का नहीं, किसका दिया हुआ है, मोमेंटम का दिया है। तो बोले अब क्या करूंगा मैं, तो उसकी जगह मोमेंटम डाल दूंगा मैं। बोले कैसे, तो बोले वो आ जाएगा P2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम माइनस P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम अपॉन P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ट्वाइस एम निकल के कैंसिल होता, तो बचता क्या, P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100।
अगर ये कांस्टेंट को डायरेक्ट ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिखते तो चल जाता था, ये बोलकर कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, तो पी टू स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर अपॉन पी वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा भी लिखे तो चल जाता था, क्योंकि ये कांस्टेंट है वैसे भी कैंसिल होने वाला था। चलो यहां तक तो समझ में आ गया कि इसको कन्वर्ट करके आपने ऐसा बना दिया। P1 और P2 है कितना, देखो P1 को चलो हम लोग P पकड़ के चलेंगे, अगर मैं P1 को P पकड़ के चलता हूं तो P2 कितना है, तो बोले वो है 100 P1 प्लस, सॉरी P1 को P पकड़ा मैंने, तो 100% ऑफ P1। देखो क्या दिया हुआ है, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ये मोमेंटम था पहले, उसमें 100% और बढ़ाया गया, तो P1 का 100% बढ़ाया गया, उसमें जोड़ा गया। अगर 50% आता तो P1 प्लस 50% ऑफ P1 लिखता मैं, मगर आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आगे कैलकुलेशन के लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो बोले इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 टाइम्स ऑफ P1 है। फिर आगे क्या होगा, तो देखो भैया आप जानते हैं अच्छे से, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ P1 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, ट्वाइस ऑफ P1 हो गई। तो मैं बोलूंगा फिर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो P2 का स्क्वायर यानी कि ट्वाइस P1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। P2 की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस P1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसा है कि भैया ये क्या होगा, 4P1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये हो जाएगा 3P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ये गया, आंसर क्या बचा, 300%। आंसर क्या बचेगा, 300%। आया समझ में। चलो अब मुझे एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करके बताएंगे बिल्कुल ऐसी तरह से, बस 100% की जगह 50% लिखो और सॉल्व करके बताओ अभी। 150%, अच्छा ठीक है, चलो मैं फिर चेंज कर रहा हूं 75%। अब करो सॉल्व 75% का, अब भी सॉल्व करके दिखाओ मुझे, अभी के अभी 75% अगर डालता हूं मैं तो क्या आएगा, चेंज करके बताओ अभी, राइट नाउ। %75 के लिए आंसर क्या रहेगा बताए जल्द से जल्द, बिना ऑप्शन के, जस्ट न्यूमेरिकल से सॉल्व करके दिखाओ। कितना आ रहा है, 225, देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस बार आपको P2 को कितना बढ़ाना है, P1 तो चलो P पकड़ के चलेंगे आप, तो P2 कितना रहेगा आपका, P1 प्लस 75% ऑफ P1, तो P1 प्लस 75 अपॉन 100 P1, और ये हो जाएगा 25 3 25 4, तो ये हो जाएगा P1 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ P1, यानी 7/4 टाइम्स ऑफ P1 है ना, ये 7/4 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा। अब ऐसा है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, अब P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अब P2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 49 अपॉन 4 माइनस P1 का स्क्वायर 49 अपॉन 4 P1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 4, सॉरी 16 होगा, सॉरी माय मिस्टेक,
हाँ, तो फिर ये हो जाएगा 49/16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 49 में से 16 माइनस करो, कितना होता? 49 माइनस 16 36 33, हाँ 33 आ जाएगा। तो 33/16 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसा है कि 2 8 जा और 2 50 जा, 2 4 जा 2 25। अब 33 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4 देखो कितना आ रहा। 33 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4। $33 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4। $33 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा? 206.25। तो उतना परसेंटेज एरर आएगा उसके अंदर। तो ऑप्शन दिए कहा मैंने, मैं तो रैंडम लिया ना, ठीक है। तो मेन है आपको मेथड को समझना। अभी काइनेटिक एनर्जी की और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपने को कल लेना पड़ेगा, कंप्लीट हुआ नहीं है। फिर पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे अपन, ठीक है। बाकी का देखते हैं कल।